everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। मोस्ट सेंसिबल चैप्टर ऑफ योर बुक, आपकी बुक का सबसे बढ़िया चैप्टर, सबसे सेंसिबल चैप्टर एंड फुल ऑफ नॉलेज। बिकॉज जहाँ गौतम बुद्ध की बात होती है तो वहाँ तो आप समझो कि आपको लाइफ में मोक्ष प्राप्ति है ना, साल्वेशन, कैसे ज्ञान की वृद्धि करनी है, कैसे लाइफ को जीना है, कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप जिनके लिए आप खुश हो सकते हो, दुख को कैसे ख़त्म करना है, खुशियों को कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलती है। तो बहुत ही सेंसिबल चैप्टर है, गौतम बुद्ध के बारे में चैप्टर है। आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और इसके बाद में लास्ट में हम लोग आज एक क्विज करने वाले हैं। ठीक है, क्विज में मैं आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग मुझे आंसर देना उनका। आई होप आपको ये चैप्टर आज पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में जानते हैं कि कैसे ये एक ह्यूमन बीइंग से गौतम बुद्ध द सेंट बन जाते हैं। एंड पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कीसा गौतमी की स्टोरी, जो एक उपदेश है जो इन्होंने अपने शिष्यों को दिया था, तो उस उपदेश को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी को बोलते हैं सरमन। सरमन मतलब उपदेश जो इन्होंने दिया। इनका पहला उपदेश था कीसा गौतमी की स्टोरी के ऊपर। ये लोगों को सिखाने वाले थे वहाँ कि डेथ अगर किसी की हो जाती है तो आपको रोना नहीं है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, ये तो होगा ही, सो दैट्स ओके, टोटली ओके, डोंट बी सैड, एक्सेप्ट द रियलिटी, because once the person has taken birth he is definitely going to die। तो इस प्रोसेस में हमको रोकर, परेशान होकर प्रोसेस को वीक नहीं बनाना है। ये तो प्रोसेस है, ये तो होगा ही, हमको स्ट्रांगली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जिस तरीके से कीसा गौतमी इस चैप्टर में रोती है अपने बच्चे के लिए, ऐसे हर माँ रोएगी, राइट, हर किसी को बुरा लगेगा। बट यही तो मैसेज है जो आपको गौतम बुद्ध देना चाहते हैं इस चैप्टर में, कि आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ये तो वर्ल्ड का प्रोसेस है, दुनिया में ऐसे होता है। एंड दैट डजंट मीन कि होता है तो आपके साथ है तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं, ये मैसेज नहीं है। इट्स जस्ट कि ये होता है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। रादर देन क्राइंग, एक्सेप्ट करो और खुश रहो, आगे बढ़ो। ये मैसेज बहुत अच्छा आपको यहाँ आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलो पार्ट 1 शुरू करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, फिर पार्ट 2 लास्ट में करेंगे क्विज। ऑल राइट, सो द मेन पॉइंट्स थोड़े से हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले जो स्लाइड होती है उसमें मैं आपको चैप्टर 1 में बता देती हूँ एग्जैक्टली 2-3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर के बारे में, और फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या बताना चाहते हैं गौतम बुद्ध हमें? गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC, याद रखना, एट द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल में थे ये, है ना, तो जिस टाइम ये थे वहाँ पे नेपाल उसको बोलेंगे। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज सिद्धार्थ। ये सब ने SST में पढ़ा होगा, EVS में, आई एम श्योर कोई ना कोई चैप्टर जरूर आता है, हिंदी में भी आता है गौतम बुद्ध का। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को गौतम बुद्ध आई थिंक बहुत 3rd 4th क्लास में ही पढ़ने को मिल गया था। किस सब्जेक्ट में मिला था मुझे नहीं पता, बट महावीर जैन एंड गौतम बुद्ध के बारे में आप बचपन से ही पढ़ने लग जाते हो। कोई ना कोई चैप्टर की सब्जेक्ट का चैप्टर होता ही है जिसमें गौतम बुद्ध आपको पढ़ाया जाता है। तो आई एम एज्यूमिंग इट्स नॉट फर्स्ट टाइम दैट यू आर सीइंग सिद्धार्था वॉज हिज नेम, राइट, पहली बार नहीं है ना, आपको पता चल रहा है, आपको पहले से ही पता होगा। ओके, एट 12 साल, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक क्रोनोलॉजी बनाई है, 12 साल के लिए, 16 साल के लिए, 24 के लिए, आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। 12 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज होम टू स्टडी द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। हिंदू शास्त्र पढ़ने के लिए ये चले गए थे जब ये 12 साल के थे। एट द एज ऑफ 16 ही गॉट मैरिड टू यशोधरा। 16 साल के थे तो इनकी शादी कर दी थी यशोधरा से, और फिर इनका एक बच्चा हुआ था, उसका नाम था राहुल। कितना बढ़िया नाम है देखो बच्चे का, ठीक है। तो 16 में शादी हो गई। अब आप बोलोगे मैम बाल विवाह हुआ, तो ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, तब तक ना बाल विवाह नाम की चीज़ नहीं थी। ये तो बाद में जब हमने इस शादी वाले रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखी है ना, प्रॉब्लम्स देखी, तब रियलाइज हुआ लोगों को ये गलत है। उस टाइम पे पता नहीं किस लेवल की चीज़ें हुआ करती थी, तो हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर हम उसमें रिफॉर्मेशन ढूंढते हैं। यहाँ तक सब सही रहा होगा आई एम श्योर, इसीलिए इन्होंने 16 में शादी की थी। 25 में क्या हुआ, वाइल गोइंग फॉर हंटिंग, जब ये अपनी 25 एज पे थे, है ना, मतलब आपको पता है एक चीज़ बताती हूँ, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है ना,
मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सारी ना ये चैप्टर जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना ह्यूमैनिटीज़ के, वो मैंने पढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइकोलॉजी हो गई। तो सोशल साइंस में मुझे पढ़ाया गया था मेरे ग्रेजुएशन में कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो लाइफ साइकिल है वो 100 ईयर्स का है। ओके, अब 100 ईयर्स में उसके जो लाइफ साइकिल को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज 25 ईयर्स के 4 पार्ट्स। तो 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 25 ईयर ईच सेक्शन ऑफ योर लाइफ आपको जीना है, इंजॉय करना है। उसमें से जो पहला आपका जीवन का चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम होते हैं 4। तो ब्रह्मचर्य में क्या हुआ, आपने स्टडी करनी है, पढ़ो, गुरु के पास रहो, गुरुकुल में रहो। जैसे रामचंद्र जी चले गए थे, अगर आप हिंदू रिलीजन पढ़े हुए हैं, एपिक्स पढ़े हुए हैं, रामायण पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, है ना। तो ऑलमोस्ट हर हिंदू का जितना भी एपिक है उन सब में आपने देखा होगा कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है जो भी, वो 25 साल तक, 25 ईयर्स तक एक ऋषि के आश्रम में रहता है और एजुकेशन ग्रहण करता है। तो 25 ईयर्स फॉर एजुकेशन। सब सीखो, मतलब अगर आप क्षत्रिय हो तो आप युद्ध के कलाएं सीखो, ब्राह्मण हो तो सारे वेद पुराण सीखो, है ना। और मिक्स जो भी आपको, जो भी व्यापारी हो तो व्यापार सीखो, ऐसे करना होता था, ठीक है। 25 से लेके 50 तक बोलते थे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप शादी करो, हैव किड्स एंड एंजॉय योर लाइफ विद योर किड्स एंड फैमिली, राइट। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रखें और हैप्पीली रहें 50 तक। 50 के बाद में आ जाता था वानप्रस्थ आश्रम, 50 to 75। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, उस वक्त आपको घर से, फैमिली से दूर रह के किसी आसपास कहीं कुटिया में रहना होता था, और ये आपकी प्रैक्टिस होती थी संन्यास आश्रम में जाने के लिए, जो होता था 75 से 100 का। संन्यास आश्रम में क्या होता था, आप सन्यासी बन जाते थे। सन्यासी तो सबको पता है कौन होता है, जो सब छोड़ दे, घर बार छोड़ के गायब, राइट। तो आप फिर किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, कोई भी खाना पीना ये वो नहीं खाएंगे। तो वानप्रस्थ में तो क्या होता था कि आप लग्जरीज को छोड़ना शुरू करते थे। संन्यास में तो क्या होता था, आप सन्यासी बन जाते थे, पहाड़ों पे जाके तपस्या करना, बस ये आपका काम रह जाता था। वानप्रस्थ में क्या रहता था कि आप फैमिली को देख रहे हैं, मतलब अब आप भोग नहीं करेंगे किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ में लग्जरी में नहीं पड़ेंगे, इंडल्ज नहीं होंगे, बस ठीक है, लाइफ खाना पीना चल रहा है, बहुत है, फैमिली के आसपास ही रहेंगे। बट जब संन्यास आश्रम आता है फिर आप बिल्कुल ही गायब हो जाते हो, तपस्या करने लग जाते हो और मोक्ष प्राप्ति का वेट करते हो, कब मेरे को ऊपर वाला बुलाएगा, है ना। तो ये 4 आश्रम होते थे। अच्छा, मैंने ये चीज आपको पता क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, 25 ईयर में जब वानप्रस्थ आश्रम में जाने का टाइम होता है, सॉरी, जब गृहस्थ आश्रम में जाने का टाइम होता है, ये अपनी गृहस्थी को छोड़ के चले गए थे, फैमिली को छोड़ के चले गए थे। जब इनका टाइम था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें आगे आने वाले 25 साल, ये वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या देखा, वाइल गोइंग फॉर हंटिंग, हंटिंग पे जाते हुए एक दिन ये हंटिंग पे जा रहे थे। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जब ये पैदा हुए थे ना गौतम बुद्धा, तो इनके पापा को, राजा जो थे किंगडम के, उनको किसी पंडित ने बताया कि ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, ये आपने स्टोरी आई एम श्योर पढ़ी होगी, बहुत ब्रिलियंट है, तो या तो ये क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, किंगडम की ख्याल रखेगा, बहुत दयालु बनेगा, अच्छा राजा, या फिर हो सकता है ये सब छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाए, चांसेस आर मोर कि ये सन्यासी बनेगा, तो इसको दुखों से दूर रखना। अगर इसने जान लिया कि लाइफ में कितनी टेंशन है, कितनी प्रॉब्लम है, तो ये छोड़ के चला जाएगा, सन्यास ग्रहण कर लेगा बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही। और अगर तुम चाहते हो कि ये अपने किंगडम को अच्छे से संभाले, तो इसको हमेशा अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ लाइफ की। तो राजा ने क्या किया, एक महल में रहता था, महल में तो सब कुछ होता है ऑलरेडी, पैलेस के अंदर आपको बाहर जाने की जो एजुकेशन सब पैलेस में मिलती थी इनको। तो वो क्या करते थे, जब भी ये बाहर ट्रिप पे जाते थे ना, तो प्रजा को आदेश था कि कोई बूढ़ा आदमी इनके सामने नहीं आएगा, कोई सिक पर्सन इनके सामने नहीं आएगा, कोई मारपीट नहीं हो रही होगी, घर सारे पेंट कर देना, सुंदर सुंदर घर बना देना, सड़कें एकदम साफ सुथरी कर देना, डेकोरेटेड होनी चाहिए।
तो जब भी ये बाहर निकलते थे इन्हें लगता था यही लाइफ है, जैसा मैं पैलेस में रह रहा हूँ वैसे सब लोग रह रहे हैं, सब खुश हैं और बड़ी आनंद की जिंदगी है, इस जिंदगी में और क्या दिक्कत होनी चाहिए, और ये खुशी खुशी रहते थे। ठीक है, बट एक दिन ये हंटिंग के लिए गए और इन्होंने बताया नहीं किसी को कि मैं बाहर निकल रहा हूं। इन्होंने लाइफ की रियलिटी देख ली। अब पहले से बता के जाते थे तो बूढ़े बूढ़े लोगों को बंद कर देते थे, सिक मैन को अंदर, घर से मत निकलना आज बाहर, सब बाहर सुंदर सुंदर होता था। उस दिन ये बिना बताए गई तो उन्होंने रियल में देखा कि सड़कों पे क्या हो रहा है। तो क्या देखा इन्होंने देखा, ही विटनेस्ड द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सफरिंग्स देखी। पहले एक सिक मैन देखा, खांसी कर रहा था, बॉडी से परेशान था। उन्होंने कहा मतलब जो बॉडी अच्छी है ये हमेशा अच्छी नहीं रहती है, ऐसी भी हो जाती है। ओके, फिर उन्होंने देखा एक एजिड मैन, बूढ़ा आदमी। उन्होंने कहा मतलब मैं भी एक दिन ऐसा बूढ़ा होने वाला हूँ क्या, जैसा ये हो गया है, मतलब ये हमारी जो बॉडी दिखने में ऐसी है हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। ओके, फिर उन्होंने देखा फ्यूनरल। इन्होंने देखा ओ डेथ भी होती है, डेथ होती है तो लोग मर जाते हैं और बाकी के लोग रो रहे होते हैं, ये भी होता है लाइफ में। अब तक इन्हें रियलाइज, देखो बच्चे को तो आप जो दिखाओगे उसको वही दिखेगा ना, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को मॉडर्न एरा से कंपेयर करोगे तो आज हम यही करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो आप लोग हो, जितने प्रिविलेज्ड हैं, उनको पता ही नहीं है लाइफ में कितनी टेंशन्स हैं, क्योंकि हम उनको एक बबल में रखते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक बच्चा अपने घर में रहता है एसी में, ठीक है, मस्त एसी में रह रहा है, एसी से निकलेगा सड़क पे, उसकी पापा गाड़ी में लेके जाएंगे मेन गेट तक, मेन सोसाइटी जो रोड है वहां तक, वहां बस होगी, बस एसी है, एसी में बैठ जाएगा। कहाँ जाएगा, स्कूल के मेन गेट पे उतरेगा बिल्कुल, और अंदर स्कूल में आ जाएगा। स्कूल पूरा सेंट्रल एसी है। उस बच्चे को पता ही नहीं है, काफी बड़ा हो जाएगा ना तब उसको समझ आएगा स्कूल में कॉलेज में आके कि अच्छा हमेशा हर चीज एसी नहीं होती। क्योंकि जब वो अपनी गाड़ी में बैठ के मॉल में जाता है तो मॉल में भी एसी है, सड़क पे तो कोई शॉपिंग नहीं करता। मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रही हूँ जहाँ बच्चे बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, तो वो रियलाइज ही नहीं कर पाता कि सड़कों पे लोग चलते भी हैं, सड़कों के किनारों पे लोग भीख मांगते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको रोज खाना नहीं मिलता, और इसीलिए जब वो घर में होते हैं तो वो किसी चीज की वैल्यू नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रही बच्चों को पैम्पर मत करो, मैं एक साइड, नेगेटिव डार्क साइड बता रही हूँ इस चीज का। तो वो कह रहे हैं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, उसी बच्चे को एक दिन आप किसी फुटपाथ पर ले जाओ और वहां देखो जो लड़के बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, कपड़े प्रॉपर नहीं पहने, और वो बोल रहे हैं प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। तो इस बच्चे को अगर आपने बचपन में रियलाइज कराया होगा तो वो मजाल है जो ये बोलेगा कि मुझे ये नहीं खाना और मुझे ये खाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध के साथ हुआ। तो आपको लगेगा पढ़ने में कितनी अनरियलिस्टिक चीज है मैम, ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल है। आजकल यही होता है, बच्चा एक बबल में रहता है, उसको रियलाइज ही नहीं होता कि धूप में भी कोई मजदूर ईंटें तोड़ रहा होगा कहीं, उसको पता ही नहीं है। उसको तो ये पता है कि यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हम एसी वाले कमरे के अंदर कैमरे के आगे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, मेकअप करके, हेयर स्टाइल बना के डांस करते हैं और इसी से पैसे कमाए जाते हैं। उसको कहाँ पता है कि कोई धूप में मजदूर है वो ईंटें तोड़ रहा है, कोई हॉकर है वो पटाखे गोलगप्पे बेच रहा है ना, कोई है जो सब्जियां बेच रहा है, कोई किसान है जो सब्जियां उगा रहा है, धूप में हार्वेस्टिंग कर रहा है। उसे कहाँ पता है ये सब चीजें। धीरे धीरे सीखेगा, और जब और अगर गलती से उसको लाइफ में एक मार पड़ी से मेरा मतलब है कुछ गलत उसके साथ हो गया है ना, टीचर ने नंबर नहीं दिए, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिसमें सिलेक्शन चाहिए था वहां सिलेक्शन नहीं मिला, ओ हो, उसको लगेगा ऐसे कैसे, वही वाला हाल हो जाएगा जो इस दिन इनका हुआ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो वो लेता हूं जो मुझे चाहिए। मम्मी से कह दिया आज नई बाइक चाहिए, मम्मी ने दिला दी। पापा से कल लैपटॉप चाहिए, पापा ने दिला दिया। मम्मी को बोला मुझे ये आईफोन चाहिए, दे दिया। सुबह ये ब्रेकफास्ट, दोपहर को ये लंच, रात को ये खाना, हर चीज मेरे मन की होती है। ये सिलेक्शन मेरा कैसे नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं सुसाइड अटेम्प्ट करने, है ना। इनके पास में मोक्ष का रास्ता था, हम सुसाइड का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली बात वही है। आप इसको अगर मॉडर्न लाइफ में भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, और भी रीजन होते हैं स्ट्रेस में आने के, मैं वन ऑफ द रीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप बोलो कि मैम इसी वजह से थोड़ी ना गलत डिसीजन लिए जाते हैं। आई एम सेइंग वन ऑफ दोज रीजन, एक रीजन ये भी है उसका। तो सेम सिचुएशन हो जाती है, इसीलिए जरूरी है कि बच्चे को आप
बचपन से ही वही दिखाओ जो रियलिटी है लाइफ की। हमेशा थोड़ी एसी में रहेगा, हमेशा थोड़ी ना इन्फ्लुएंसर बन के रहेगा, ये तो बबल है, एक दिन फट जाना है, ठीक है। चलो, सो क्या हुआ, एट 25 वाइल गोइंग फॉर हंटिंग ही विटनेस्ड अ सफरिंग मैन, ही विटनेस सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, सिक मैन, एजेड मैन एंड फ्यूनरल। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोसेसिंग, मतलब फ्यूनरल प्रोसेसिंग, किसी की वो होते हुए जो मर जाते हैं लोगों को लेके जाते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म। फिर उन्होंने एक मॉन्क को देखा। जब इन्होंने इस मॉन्क को देखा, उन्हें रियलाइज हुआ इस मॉन्क के चेहरे पे कितना सुकून है, ना इसे कल की चिंता है, ना आज की, और ना कल का सोच रहा है। क्योंकि मॉन्क क्या करते हैं ना, सेंट्स जो होते हैं, सन्यासी, क्या करते हैं, जो एक्चुअल मॉन्क है, मैं आजकल के मॉन्क की बात नहीं कर रही कि उन्होंने सेफ्रॉन ड्रेस पहनी और चल दिए पैसा कमाने के लिए, है ना, भिक्षा मांगने के लिए, नहीं। ये जो भिक्षा मांगने वाले मॉन्क्स होते थे उस टाइम पे, आई थिंक मेरे बचपन में भी ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। वो सुबह आएंगे आपके पास में, पूछेंगे कुछ खाने के लिए है, आप उनको दे दीजिए रोटी चावल जो आपके घर बनाए, वो खाएंगे और दैट्स इट। आप उनको अगर एक्स्ट्रा भी देंगे ना, वो बोलेंगे नहीं बेटा इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए जिससे मेरा आज का काम चल जाए, तो कल मिल जाएगा तो खा लेंगे, प्रभु इच्छा होगी तो कल मिल जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो कल ऐसे ही रह लेंगे। मिलेगा तो प्रभु इच्छा से मिला, नहीं होगा तो प्रभु ने आज दंड दिया है, मतलब पनिशमेंट दिया, तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो इन मॉन्क की बात हो रही है। तो ऐसा पर्सन जिसे कल की चिंता ना हो और पुराने कल के ऊपर सोच ना रहा हो, आज में जी रहा हो, इसके चेहरे पे कैसा रिएक्शन होगा, स्माइल होगी, सेटिस्फैक्शन होगा। तो यहीं पर आपको बताया जाता है कि जब इन्होंने इस मॉन्क को देखा, इन्होंने कहा वाओ, ही इज द मैन, ही इज माई हीरो, मुझे तो इसके जैसा बनना चाहिए। और यहीं पर उन्होंने अपना घर बार छोड़ के इस मॉन्क की लाइफ को अपना लिया और इसके आगे बढ़ गई, मतलब बोले अब मुझे ऐसा मॉन्क ही बनना है लाइफ में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मॉन्क बनने के लिए आगे बढ़े और अपनी फैमिली सबको छोड़ छाड़ के वहां से चले गए। सो ही एट वंस लेफ्ट द वर्ल्डली पोजेशन। वर्ल्डली पोजेशन क्या हो गया, इनके लिए इनका पैलेस और हमारे लिए आईफोन, इंस्टाग्राम है ना, हमारी बाइक जो अभी खरीदी है, नया लैपटॉप, आईपैड वाईपैड जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सब वर्ल्डली पोजेशन है। दुनियादारी, वर्ल्ड में जो भी इंडल्जिंग चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनके बिना आप जी सकते हैं, है ना। डिज़ायर है वो आपकी, मतलब मुझे चाहिए। बिना इंस्टाग्राम की ज़िंदगी कट जाएगी, हाँ, फेसबुक की बिल्कुल, व्हाट्सएप के बिना बिल्कुल। मैडम क्या बात कर रहे हो, खाना और सांसें लेना, पानी पीना, धूप में ना रहना पड़े तो घर, ये बेसिक नीड्स हैं। तो बेसिक नीड्स और डिज़ायर्स में डिफरेंस हो गया। तो आपके डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए नो, इट्स नॉट गुड। ऑल्दो आई एम वन ऑफ यू ओनली, बट मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो आपको समझा रही हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके। ही एट वंस लेफ्ट द वर्ल्डली पोजेशंस टू सीक एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। उसने कहा मुझे ज्ञान की प्राप्ति लेनी है। अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे मिलती है, बुक्स पढ़ के, हाँ। इनके हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति का मतलब हुआ भगवान के बारे में जानना, ये जानना कि मेरी लाइफ में मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ, क्या करने के लिए भेजा गया है मुझे, और मैं वो काम कर भी रही हूँ या नहीं, कब तक कंप्लीट होगा, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब मिलेगी। मतलब कि जो साइकिल है ना, डेथ का बर्थ का, डेथ का बर्थ का, ये कब तक चलता रहेगा, मेरे कितने जन्म होने हैं, और फिर मैं मोक्ष की प्राप्ति करके कब सुप्रीम सोल से मिल जाने वाली हूँ। सुप्रीम सोल से एक बार मिल जाऊंगी तो फिर से बर्थ नहीं लेना पड़ेगा। हिंदुइज्म में एज इफ यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे बर्थ होते हैं बार बार, जब तक कर्मों का जो बैलेंस है वो नहीं हो जाता, हम बर्थ लेते रहते हैं। अच्छे कर्मों का भी रिजल्ट, बुरे कर्मों का भी रिजल्ट हमको दूसरे जन्म में करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। जैसी बैलेंस आउट चीज़ें हो जाती हैं, आपको मोक्ष मिल जाता है, आप चले जाते हैं ऊपर। ऊपर से मतलब सुप्रीम सोल से मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताया है कि एनलाइटनमेंट ढूंढनी है, मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब ये इनके हिसाब से बुक्स में नहीं मिलेगा, और हम अब ये वाले पाथ पे नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि हम दुनिया में बहुत आगे निकल आए हैं। हम चांद को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मार्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अपनी लाइफ के बारे में तो क्या ही सोचना कि मोक्ष की प्राप्ति एंड ऑल राइट। तो हम बहुत आगे निकल आए हैं अब। तो यहाँ फिर से जाना एक सपना लगता है, इस तरीके की लाइफ को फिर से जीना, है ना। तो ठीक है, फिर भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी सब छोड़ छाड़ के मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, आपने देखे होंगे आपके आसपास। पार्ट 1 स्टार्ट होता है चैप्टर का, जहां हम लोग समझेंगे गौतम बुद्धा की स्टोरी। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया, वहीं नेपाल में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड
4 years later he returned, मतलब कि जब वो 16 के थे, home to marry the princess यशोधरा। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आगे स्लाइड पे। They had a son, lived for 10 years as befitted royalty। ओके, उनका 10 बच्चा भी था, राहुल नाम था उसका। At about the age of 25 the prince therefore shielded from the sufferings of the world। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, shielded फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो सफरिंग्स थी ना, जो वर्ल्ड की जो टेंशन्स थी, उनसे शील्ड था। शील्ड क्या हो गया, हमारे ऊपर कोई कवर करना। तो मेरे को वर्ल्ड की टेंशन्स दिख ही नहीं रही हैं क्योंकि मैं शील्ड हूँ, करेक्ट, सराउंडेड हूँ। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। तो जब ये हंटिंग के लिए जा रहे थे, इन्हें चांस्ड अपॉन मतलब तुक्के से ऐसा हो गया, इन्होंने एक सिक मैन देख लिया, एजेड मैन देख लिया, फ्यूनरल प्रोसेशन देख लिया, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स मतलब अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए भीख मांगना। तो उन्होंने 3 लोग देखे, फिर मॉन्क देखा। तो ये सब कुछ मैं पहली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ। नाउ आगे से पढ़ते हैं। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन साइट्स की वजह से वो इतना मूव हो गया, दिमाग उसका इतना उड़ा। At once he went out into the world to seek enlightenment। वो चले गए दुनिया छोड़ के enlightenment के लिए, फॉरेस्ट में ज्ञान प्राप्ति के लिए। Concerning the sorrows he had witnessed, उसने देखा ना कि लोग इतने परेशान भी रहते हैं लाइफ में, और ये सारी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, कि क्यों हुआ इनके साथ ऐसा। चले गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, ओके, और वहां इन्होंने वो करी, क्या, तपस्या करी। तपस्या में इनको चाहिए था, इन्हें एनलाइटनमेंट मिले, इन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। कब मिला? ही वॉक्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। 7 साल तक ये घूमते रहे, एक पीपल ट्री मिला, बैठ गए। वेर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। वहां बैठ के इन्होंने शपथ ली, वाउड मतलब शपथ लेना, कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं यही बैठा रहूंगा। 7 दिन की बात थी, 7 दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He renamed the tree as बोधि ट्री। उस पीपल ट्री जिसके नीचे ये थे उसको बोधि ट्री बोला गया, ट्री ऑफ विजडम। इन्होंने माना इस ट्री के नीचे ही मुझे मिली, मतलब इस ट्री में ही कुछ बात है, तो ट्री ऑफ विजडम बन गया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। जो इनको सीखने को मिला इन 7 सालों में, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट हुआ एकदम से, वो सब इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं ये सब लोगों को भी सिखाऊंगा। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तब से इनको बुद्धा जाने के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब हुआ द अवेकेंड ऑफ द एनलाइटनमेंट, है ना। एनलाइटेंड मतलब कि जागना, जागना, अवेकेंड, जाग जाना। तो इनके हिसाब से हम सब सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? हमें पता ही नहीं ना रियलिटी ऑफ लाइफ, हम क्यों हैं यहाँ वर्ल्ड में, किस लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, जॉब करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो वो हम वी आर इन अ स्लीप, वी आर जस्ट डूइंग, सपना चल रहा है। अगर हम रियलिटीज जान जाएंगे अपनी लाइफ की, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए जो हमारे आसपास हैं, हम समझ जाएंगे। जैसे आपने देखा बहुत सारी ब्रह्म कुमारी, शिवानी है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इन लोगों को जानते होंगे तो ये लोगों को मोह माया इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये मस्त अपनी आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। आजकल तो वो भी मीडिया में आते हैं, पता नहीं कौन सच है कौन झूठ है, कुछ नहीं पता। बट पॉइंट इसके, अगर आप अपनी लाइफ की रियलिटी समझ जाते हैं तो आपको अपने इमोशंस बैलेंस आउट करने आ जाते हैं, पॉइंट 1। दूसरा, दूसरों के ऊपर, मतलब वही इमोशन बैलेंस आउट मतलब दूसरे पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होगे, ज़्यादा गम में रोओगे नहीं, न्यूट्रल लाइफ रहेगी, क्योंकि आपको पता है ये सब तो होना है, ये दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं। और अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ जाएगा। उस पर्पस को हम करने में इतने बिजी हो जाएंगे कि ना तो हम कोई गलत काम करेंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी को परेशान करेंगे। अगर हमें कोई बता देना, ये देख तेरे कर्मों का हिसाब लिखा रखा है, आज तूने गलती करी तेरे 100 नंबर कट गए, आज तूने झूठ बोला तेरे 50 नंबर कट गए, आज तू चोरी करी आया ना, वहाँ वो तुझे 100 का नोट मिला, तूने उठा लिया, ले तेरे लाइफ के 50 नंबर कट गए। अगर ऐसा हमको दिख जाए ना अकाउंट हमारी लाइफ का, तो हम एक भी गलती काम ना करें। फिर बोले आज तूने वो जो लेडी थी उसकी हेल्प करी ना, है ना, ओल्ड थी, तूने उसकी हेल्प करी, ले आज तुझे 200 नंबर मिल गए। अगर ऐसा हमें विजिबली देखने लगे तो हम गलत काम करेंगे क्या? नहीं, ये सब हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि ये सब सच में हो रहा है, हमारा अकाउंट कहीं लिखा जा रहा है डिजिटली, तो हम गलत काम नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। बट दिखता नहीं है तो हमें लगता है ठीक है, कौन देख रहा है, बट ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, चलो
सो द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो बनारस की सिटी में जाकर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा, गेंजेस। तो हमको बनारस को हम ना गंगा नदी के नाम से जानते हैं और बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस मानते हैं, मतलब कि बहुत पवित्र जगह है। सो दैट सरमन हैज बिन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। तो आपको वो सरमन आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो एक ऐसी सफरिंग जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको हम समझ नहीं सकते, ऐसी सफरिंग के बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। स्टोरी होगी कीसा गौतमी की। अब हुआ क्या है कि इन्होंने ये सरमन दिया लोगों के सामने, ये ऐसा इनके साथ हुआ है ना, वो अब उपदेश की तरह लोगों को समझा रहे हैं। तो स्टोरी क्या थी? स्टोरी थी कीसा गौतमी की। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन। कीसा गौतमी का एक बेटा था एंड ही डाइड, वो मर गया। इन ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स। हर नेबर के पास में उसको लेके गई, हाथ में पकड़ के अपने डेड चाइल्ड को। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, सबसे बोला मुझे मेडिसिन दे दो प्लीज। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तुम पागल हो क्या, दिमाग कम है क्या, तुम्हारा बॉय जो है वो डेड हो चुका है, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। At length, कीसा गौतमी met a man who replied to her request. Finally, एक पर्सन उसको मिला, उसने उसको बोला I cannot give you medicine. दी मतलब you, है ना, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, but for your child, I मतलब your. But I know a physician who can. but मैं जानता हूँ कोई डॉक्टर टाइप का पर्सन है, मतलब एक सेंट है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे बताओ कौन है ये। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। ये इनके शाक्य मुनि थे, ये शाक्य थी इनकी ट्राइब का नाम ना, तो इनको शाक्य मुनि बुद्धा बोलते थे। बोले उनके पास जाओ। कीसा गौतमी इनके पास आई। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, उनके पास आके रोती है, बोलती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मेरे बच्चे को मेडिसिन चाहिए, मुझे मेडिसिन दो। मुझे किसी ने बताया फिजिशियन हो, आप मेरे बच्चे को सही कर दोगे, वो मर गया है, उसको क्योर करना है। बुद्धा ने बोला ठीक है कर देते हैं। आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मेरे को मस्टर्ड सीड्स ले आओ, सरसों के राई ला दो, हैंडफुल ला दो, थोड़ा सा ला दो और मैं कर दूंगा। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोड्यूस इट, प्रोक्योर इट, जब गर्ल बोलती है हाँ 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 मैं तो बड़ी खुशी खुशी ले आऊँगी, बस मस्टर्ड सीड्स चाहिए, उसी से सही हो जाएगा। मैं तो बहुत लोगों को बोली थी मेडिसिन दे दो मेडिसिन दे दो, मुझे क्या पता था मस्टर्ड सीड से सही हो जाएगा, मैं लाती हूँ। राई के दाने काले काले छोटे छोटे, हाँ मैं ले आती हूँ। वो खुश हो ही रही थी, तभी बुद्धा बोलते हैं, बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड और अ हस्बैंड और अ पेरेंट और अ फ्रेंड। देखो ये सरमन है, उपदेश है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो जब गौतम बुद्धा ने बोला कि ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, किसी के घर में किसी फादर की, किसी के बच्चे की, किसी की फ्रेंड की, किसी के पेरेंट की, ऐसे घर से चाहिए मुझे। अब आप सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या कोई ऐसा घर होगा जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो? ऑब्वियसली वी ऑल हैव हैड दिस वीक मोमेंट इन आवर लाइफ, जब हमने किसी को खोया हो, तो कोई घर मिलेगा ही नहीं। तो सीधा सीधा मना नहीं किया उसको रियलाइज कराया कि बेटा तेरा ही बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हर घर में ऐसा हो रहा है। आप तेरी तरह अगर ये सब लोग काम छोड़ छाड़ के इसी तरह से रोते रहे जिंदगी भर तो कैसे चलेगा? तो अब ये गया, इसे जाने दे, एक्सेप्ट कर और आगे बढ़, ये मैसेज देना था। ओके, पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड, उस पे बेचारी पे बहुत सैड हुए, बोले हियर इज द मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड सीड तो हम दे रहे हैं, तुम मांगने आई हो, टेक इट, ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है? दे आंसर्ड ओ हाँ यस हुई है, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा तो कुछ ही लोग हैं, ये देखो हम 6 लोग रहते हैं, अब मैं गिनाऊं कितने लोग मर चुके हैं? आप खुद ही देखो ना, अभी 4-5 लोगों को तो आप वैसे ही गिना दोगे, दादा हो गए, दादी हो गए, दादी के दादा, परदादा परदादी, है ना, एक आध कोई ऐसे इधर उधर का मौसी चाचा मामी मामा, मतलब इतने रिलेटिव से हमारे आसपास किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग हुई होती है। तो बोलती है द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, लिविंग का तो मैं काउंट क्या ही कराऊं, हाथों पे काउंट करा दूंगी, बट डेड तो बहुत सारे हैं भाई। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीप ग्रीफ, हमारी इतनी डीपेस्ट ग्रीफ हमारे साथ बुरा हुआ है, प्लीज यार मुझे याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस
but some beloved one had died in it. कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पे किसी न किसी ने अपने किसी beloved one को, अपने किसी जानने वाले को खोया ना हो. कीसा गौतमी को मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले. कीसा गौतमी became weary and hopeless. Weary and hopeless, बहुत ज़्यादा sad हो गई, extremely tired, and sat down at the wayside watching the lights of the city. और बैठ गई, किनारे पे जाके बैठ गई, सिटी के किनारे पे जाके, और सिटी स्ट्रीट्स देखने लगी. लाइट्स होती है ना शहरों में, देखने लगी. As and what the lights of the city, as they flickered up and were extinguished again. तो लाइट्स का क्या हो रहा था? बुझ रहे थे, जल रहे थे, बुझ रहे थे, जल रहे थे. At last the darkness of the night reigned everywhere. हुआ क्या? डार्कनेस हो गई, मतलब सारी लाइटें बुझ गई और वहां पे क्या हो गया? अंधेरा 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 हो गया. एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ द मैन. तो उसने कंसीडर किया, मतलब तब उसको समझ आया. कंसीडरिंग द फेट ऑफ द मैन मतलब तब उसको फाइनली समझ आया कि यही हमारा जीवन है. अब इसके आगे आपको बहुत सारे एनालॉजीज सिखाई जाएंगी जो आपको डेथ एंड बर्थ सिखाएंगी. बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे. कैसे होगा देखो. सो शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन, हमारा भाग्य यही है, दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. हम भी तो ऐसे ही करते हैं, पैदा होते हैं फिर बुझ जाते हैं, मर जाते हैं. एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. मैं कितना सेल्फिश बन रही हूँ यार अपने बच्चे को लेके. डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबकी होनी है. येट इन दिस वैली ऑफ डिप्रेशन एंड डेजोलेशन, ये जो वैली है ये किसकी है? सैडनेस की वैली है ना. अनहैप्पी है यहाँ हर कोई. वैली मतलब एक तरीके से आपको पता है जो ये जो दुनिया है ना, मतलब जो ये वाला लोक है इसको मृत्यु लोक बोलते हैं. आपको पता है ये चीज़. हिंदुइज्म में थोड़ा पढ़ती हूँ, मतलब थोड़े से ये चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है. इसको हम लोग जन्म लोक नहीं कहते, मृत्यु लोक. मृत्यु लोक मतलब बस यही ऐसा लोक है जहाँ पे लोग मरते हैं. अदरवाइज जो देवलोक है, इंद्र लोक है, बहुत सारे लोक है ना, बहुत ऊपर की चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, बट काफ़ी सारे हिंदुओं के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से काफ़ी सारे अलग अलग लोक बने हुए हैं. पाताल लोक, एक आपने वेब सीरीज देखी होगी, आपको याद होगा पाताल लोक नाम से. तो वो पाताल लोक धरती वाला, धरती के नीचे वाला है ना, स्वर्ग नरक. तो यहाँ है बस लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, तो इसको मृत्यु लोक बोलते हैं. तो बोला जाता है कि जो अपने कर्मों का वो देने वाला है ना, रिजल्ट, वो मृत्यु लोक में जाएगा, कर्मों को भोगेगा और मर के वापस फिर से हमारे पास आ जाएगा. तो ये मृत्यु लोक है. तो इसको बोलेंगे वैली ऑफ क्या? डिप्रेशन, वैली ऑफ डेजोलेशन. सो ये हमारी जो वैली है वो अनहैप्पीनेस के लिए है. देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. इमॉर्टैलिटी अगर चाहिए, अगर आपको अमर बनना है, अमर से क्या मतलब हो गया? मतलब कि दुख और सुख की झंझट से बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना होगा? सरेंडर कर दीजिए, अपनी सेल्फिशनेस को ख़त्म कर दीजिए. अपने अपने बारे में ना सोच के वसुदेव कुटुंबम के बारे में सोचिए. ये पूरी दुनिया एक है, तो मैं अपने पड़ोसी का छोड़ो, किसी दूसरी कंट्री के किसी पर्सन के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि हम सब एक हैं. यहाँ मेरी सेल्फिशनेस मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, तब जाके मैं एक ह्यूमन बीइंग बन पाऊंगा जो ये मृत्यु लोक से बाहर निकल पाएगा. मतलब साल्वेशन, ये है ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट. ठीक है, आया समझ में थोड़ा थोड़ा. तो ये गौतम बुद्धा कीसा गौतमी को समझाना चाहते थे. फाइनली इसको ये चीज़ समझ में आ गई. कब आई? जब वो लाइट्स देख रही थी, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं. बोल रही यार यही है ह्यूमन बीइंग का काम, आना जाना, तो मैं सेल्फिश नहीं बन सकती. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. इस संसार में, मृत्यु लोक में हमारा काम जो है ना वो यही है कि हमें अपने दुखों को भोगना है. तो आप नोटिस करो, एक महीने में 30 दिन, 30 दिनों में आप कितने दिन खुश थे और कितने दिन परेशान. अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक एग्जामिन करो, अभी की अभी, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है. आपको कहीं पेन हो रहा है? सर में, पेट में, हाथ में, पैरों में? मेरे अभी पैरों में हो रहा है क्योंकि मैं खड़ी हूँ. तो ये क्या है? हम खुश कम है, हम परेशान ज़्यादा हैं. खुश तो हम बनने की एक्टिंग करते हैं है ना. मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ तो मेरे पैरों में हल्का हल्का दर्द है और ये मुझे परेशान कर रहा है, बट हमें आदत हो गई है इस दुख की. हम इतने दुख में रहते हैं. हमें आदत किन चीज़ों की होती है? जिन चीज़ों में हम रहते हैं, है ना. हम खुश नहीं रहते क्योंकि हमें खुशी की आदत नहीं हो पा रही है. हम हमेशा हर चीज़ में परेशान है. हमें फिजिकली टेंशन है, हमें मेंटली टेंशन है, हमें इमोशनली टेंशन है.
तो हमें परेशानियां ज़्यादा हैं, खुशियां हमारे पास कम हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड ही ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है। द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, जो हम मॉर्टल लोग हैं ना, जो पैदा हुए हैं मरने के लिए, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, हम ट्रबल्ड में है, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, हमारे अंदर पेन ही है जो हम फेस कर रहे हैं। तो हम खुशियां जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम दुखों को जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप बीच बीच में जितना खुश हो पा रहे हो लो, ये है थियरी। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, क्योंकि हो ही नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा नहीं। अब साइंस की थियरीज आ रही हैं, हम सेल ग्रो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करते रहो, बट दिस इज रियलिटी, इससे आप छूट नहीं सकते, ये सच है। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, उसके अलग साइड इफेक्ट्स होंगे या उसके अलग रिपरकशंस होंगे जो अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको भी पता है AI आ गया है, तो हम उसके जितने फायदे देखेंगे उसके नुकसान भी देखेंगे, है ना। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, डेथ तो होनी है, सबकी होनी है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, नेचर ही लिविंग बींग्स का ये है, ऐसे ही होता है। अब देखो एग्जाम्पल्स, एक राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे राइप हो जाता है ना फ्रूट, वो जल्दी गिरता है, ऐसी ओल्ड मैन जल्दी मर जाते हैं, है ना। तो जैसे एक राइप फ्रूट इज अर्ली इन डेंजर, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो अगर आपका आज जन्म हुआ, आज से ही डर लगने लगेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम आधे लाइफ में तो डरते रहते हैं कहीं कुछ हो ना जाए। रोड पे बेटा संभाल के जाइयो, है ना, लिफ्ट में ऊपर रह रहे हैं और अर्थक्वेक ना आ जाए, अर्थक्वेक क्या, भागो 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 भागो। हमें बस पूरी जिंदगी डरना है ये सोच के कि हम आज लुढ़क गए, कल लुढ़क गए, यहाँ दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कुछ हो तो नहीं गया, है ना, सर में दर्द हो रहा है, अरे कुछ हो तो नहीं गया, गूगल करेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी आपको बता देगा। तो बेसिकली हम डरते ज़्यादा, हमारे लाइफ का एक ही है पॉइंट कि जिंदा रहना है, इसी उद्देश्य में लगे पड़े हैं, क्योंकि कुछ हो गया और मर गए तो फिर और लो, राइट। तो हम डरते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे एक राइप फ्रूट है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसे जब आप पैदा हो गए, उस दिन के बाद में बस मम्मी से पूछो तुम्हारे लिए परेशानी है, वो जब से तुम पैदा हुए हो वो परेशान है, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। जब से पापा से शादी हुई है, मेरे मतलब हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। जब से पापा ने तुम लोगों के साथ में कनेक्शन जोड़ा है, मम्मी आई, बच्चे आए, मेरी फैमिली को कुछ हो ना जाए, इसी में लगे पड़े हैं हम लोग। सो वी आर इन दी डेंजर नाउ, as all earthen vessels made by the potter and in being broken। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि जो पॉटर है वो क्या बनाता है, घड़े बनाता है ना। as all earthen vessels, घड़े जो होते हैं, made by the potter and in being broken, टूटने, मिट्टी का घड़ा है, टूटेगा ही भाई, it will end in broken, चाहे आज नहीं तो साल भर बाद, नहीं तो 500 साल बाद, टूटना ही है उसको। ऐसे ही लाइफ ऑफ अ मोर्टल इज, पैदा हुए हो तो मरोगे ही। तो अब जब पता है मरोगे तो डरना किस बात का। बट सुनने में इजी है, बट फील करने में डर लगता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप एडल्ट हैं, चाहे आप फूल हैं, चाहे आप बड़े पढ़े लिखे हैं, चाहे ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। आपको डेथ करनी ही, आपकी डेथ होगी ही होगी। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, इंपॉर्टेंट, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। एक लाइन है ना, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रिस्क, वी आर सब्जेक्ट टू डेथ। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations। तो of those who overcome by death depart from life, तो वो लोग जो डेथ से ओवरकम कर जाते हैं, लाइफ से दूर हो जाते हैं, ठीक है, मरेंगे जिंदा रहेंगे देखी जाएगी, वो ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि एक फादर अपने बच्चे को कभी बचा नहीं सकता, कितना भी चाहे, ऊपर वाले ने डिसाइड जो किया है वही होगा। ऊपर वाले ने क्या, आपके कर्मों ने जो डिसाइड किया है वही होगा। कोई भी किन्समेट अपने किसी भी मतलब कोई भी रिश्तेदारी में हम किसी को नहीं बता सकते। मार्क, सुनो मेरी बात, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off। आपके रिश्तेदार रोते रह जाएंगे आपके पीछे, लेमेंट करते रह जाएंगे आपके पीछे, हाय रे हाय वो तो गया, बट एक एक करके सबको चले जाना है और वो जाएंगे भी। आपके रोने से उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर रो रहे हो, रोते रहो, जिसको जाना है वो जाएगा। जैसे कि इन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक ऑक्स को स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं जहां काटा जाता है ना। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डेके। तो ऐसे ही वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है वो भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पे भी एडवर्स सिचुएशन होनी है आपके साथ में।
डेथ होगी, डीके होगा। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जिसको वर्ल्ड के टर्म्स पता है, अगर तुम्हें पता है जिंदगी में जीना है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ना डेथ, ना सॉरो, ना हैप्पीनेस, ना बर्थ। जैसे हो जिंदगी को काटना है तो फिर आपको ग्रीफ नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगे। तो हमारी डिजायर्स की वजह से तो ना परेशान रहते हैं। फोन नहीं मिला 10 दिन मुंह सड़ा के बैठे रहेंगे, है ना। मम्मी ने बोला ना अब इंस्टा नहीं चलाना है बेटा, तो हम सैड रहेंगे। ना इंस्टा होता, ना मम्मी मना करती, ना हम सैड रहते। तो जैसे जैसे डिजायर्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीफ भी बढ़ता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना रोने से ना ग्रीव से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटेस्ट वन, ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। जितना रोगे उतना सफर। ये है गीता गौतमी का मैसेज जो गीता गौतमी को देना है। रोने से दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रोने से दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। He will make himself sick and pale, रोने से तुम क्या होगे, बीमार पड़ जाओगे, पीले पड़ जाओगे। Yet the dead are not saved by the lamentation, पर जिसको जाना है वो चला जाएगा। तो अगर कोई जा रहा है और आप रोए जा रहे हो, तुम अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, बट वो जाएगा भाई, वो नहीं रुकेगा, उसको तो मरना ही है क्योंकि ये डिसाइडेड है, ठीक है। So last, he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। जिसको पीस चाहिए ना लाइफ में, उसको क्या करना है, लेमेंटेशन नाम का वर्ल्ड अपने लाइफ से हटा देना है। कंप्लेंट नहीं करनी है और किसी भी बात पे दुखी नहीं होना है। अगर आप इतना कर पाओगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, शांति में रहोगे। He who has drawn out the arrow and has become composed, जिसने ऐसा कर लिया और वो जो शांत हो गया अपनी लाइफ में, will obtain peace of mind, peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrows and be blessed। तो जो इन दुखों से दूर रहेगा वो खुश रहेगा। ये बात इनको बतानी थी गीता गौतमी को, इन्होंने बता दी। और यहीं पर चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो देखो आपने नोटिस किया क्या किया हमने इस चैप्टर के अंदर, हमने पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा। पार्ट 1 में हमने गौतम बुद्ध की बात सुनी, पार्ट 2 में उनका सरमन सुना गीता गौतमी के लिए। तो जो गीता गौतमी के लिए बोलना चाहते हैं वो आपको और मुझे भी बोलना चाहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि दूसरों का बुरा ना चाहें, है ना, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर लें, डिज़ायर्स को ज़्यादा ना बढ़ाएं और न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, सुख में ज़्यादा सुखी ना हो। लाइफ है, इंजॉय करें इसको। इंजॉय इन द सेंस शोशा और हुहा करके नहीं, एक पीसफुल लाइफ जी के, राइट। अपनी लाइफ का उद्देश्य ढूंढिए, आप क्या बनने आए हैं, क्या बनना चाहते हैं, और उससे आप वर्ल्ड का फ़ायदा क्या कर सकते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करना है, वर्ल्ड के लिए कुछ करना है। उस माइंडसेट से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि भगवान भी देखेगा और बोलेगा इसका ये काम करने से दुनिया का ये फ़ायदा होगा, तो चलो इसको ये करवा देते हैं। तो वो माइंडसेट अगर हम अपना चेंज करेंगे तो हो सकता है वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस अगैन। दैट इज इट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है। मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग मुझे आंसर देना फटाफट से। व्हाई वाज गीता गौतमी सैड, बताइए। 1 2 3 4 5 आंसर देंगे। हर ओनली सन वॉज डेड, हर ऑल प्रॉपर्टी वॉज स्नैच्ड, नहीं। ब्लैक ले लेती हूँ, एक सेकेंड। नन ऑफ द अबव, शी वॉज बीटन अप बिकॉज उसका सन जो है वो डेड हो गया था। नंबर 2, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, हरिद्वार, बनारस, चेन्नई, पाटलिपुत्र, बनारस। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड अफ्लिक्टेड विद, वर्ल्ड में क्या है, डिजीज है, डेथ, डीके है, नन ऑफ द अबव है, लव है, डेथ एंड डीके है। व्हाट इज द राइप फ्रूट फियर, राइप फ्रूट को किस चीज का डर होता है, समवन विल ईट मी और आई विल फॉल डाउन, आई विल फॉल डाउन, है ना। चैप्टर के हिसाब से आई विल फॉल डाउन, रॉट वाला भी आंसर सही था, बट आई विल फॉल डाउन। वेयर डिड बुद्धा सिट, कहाँ बैठा था, पीपल, फिग, देवदार का पेड़ और मैंगो ट्री। पीपल फिग पर, पीपल ट्री पर के नीचे वो बैठे थे, राइट, चैप्टर के हिसाब से पीपल ट्री पे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, व्हाट इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग जो जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, समझ में भी नहीं आती। लॉस ऑफ अ बिलवेड वंस, हेट्रेड, वर्बल अब्यूज, किसी को करना, बीटिंग करना। हमारा जब अपना खो जाता है तो समझ नहीं आता कि करना क्या, कैसे एक्सेप्ट करें। Those who do not grieve are arrogant, proud, happy और wise। जो ग्रीव नहीं करते वो कौन है, वो वाइज हैं, उन्हें पता है कि कोई फायदा नहीं है लड़ मर के। वाइज वहां नहीं दिख रहा होगा ना, ओके। Who is free from sorrow,
हु ओवरकम सॉरो, जो सॉरो को ओवरकम करते हैं, हु रिमेन हैप्पी, हु डज नॉट सी सॉरो, हु गिव सॉरो टू अदर्स, हु ओवरकम सॉरो, जो अपने सॉरो को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डिड कीसा आस्क फॉर ब्रिंगिंग हर सन बैक टू लाइफ, सबसे क्या मांगने गई घर में, मेडिसिन मांगने गई। कितना मस्त क्विज है। गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटेंड आफ्टर हाउ मेनी डेज, 7 years तक तो रहे थे पेड़ के नीचे, 7 दिन बैठे थे, ठीक है। ओके, द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीव, मेरे को लाइनें ही कीवर्ड में इतनी याद हो गई है कि मुझे ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस, मस्टर्ड सीड्स ढूंढने जाती है। इन फर्स्ट प्लेस अ मेडिसिन टू ब्रिंग सन्स बैक, सन्स लाइफ बैक, पहली बार तो क्या है, मेडिसिन ढूंढने जाती है, बाद में उसको बुद्धा बोलते हैं कि जाओ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। बोथ यंग एंड एडल्ट फूल एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल ऑफ द अब नहीं आएगा, फूड और लाइफ का तो। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज, उसको क्या रियलाइज हुआ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मैन आर मोर्टल, ये भी हुआ, शी इज बीइंग सेल्फिश, ये भी हुआ। चलो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, है ना। What was the condition imposed upon the sources of the seed, वहां से लाना जहां कोई किसी की डेथ ना हुई, to be borrowed from a child, to be borrowed from a man, to be borrowed from a woman, none of the above. It was to be borrowed from a house where no one has lost anyone. Oh, nice. That was it. बहुत बढ़िया। बताओ कितने सॉल्व किए, कितने नंबर आए। तो ये था भाई आपका चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता है मुझे, ये हमेशा से सेंसिबल चैप्टर लगता है, पढ़ाने में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी भी कर देती हूँ, बट आई होप आपके अच्छे के लिए है। ठीक है जी, तो अभी मैं करती हूँ एंड इस चैप्टर को। आई विल मीट यू वेरी सून अगेन, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।